हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इकाई 13 ऊर्जा। इस पाठ में हमको कौन कौन सी चीज़ें या किन किन बिंदुओं को पढ़ना है वो हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे ऊर्जा एवं कार्य की अवधारणा। ऊर्जा एवं कार्य के बीच में क्या संबंध है ये जानना है। ऊर्जा के विभिन्न रूप और ऊर्जा के स्रोत जैसे अनवीकरणीय तथा नवीकरणीय स्रोत, इन चीज़ों के बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा, आप शब्द एक देख रहे हैं जिसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? देखिए, ऊर्जा हर वो चीज़ है या हर उस चीज़ में पाई जाती है जिसके द्वारा कोई कार्य हो सकता हो। ठीक है, जिस चीज की वजह से कोई कार्य हो सकता हो उसको ऊर्जा ही कहेंगे, या कहेंगे कि उस वस्तु में या उस चीज में ऊर्जा है। ठीक है, देखिए अब यहां पे बात करें, अगर हम देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अभी मैंने बताया ना, कार्य जिससे कोई कार्य हो सकता हो या जिसकी वजह से कोई कार्य हो रहा हो या जिसकी वजह से कोई कार्य संपन्न हो रहा हो, उसको हम कहते हैं ऊर्जा। जैसे हम खाना खाते हैं, हम इंसान हैं तो हम भोजन करते हैं। अब भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा मिले। ऊर्जा क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें काम करना है। बहुत तरह के इंसान कार्य करते हैं, बहुत लोगों, यहाँ तक कि आप ये सोचिए, आप अगर नॉर्मली चल रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें भी ऊर्जा खपत होती है। तो भोजन तो हमें चाहिए ही चाहिए, यानी ऊर्जा का स्रोत तो चाहिए चाहिए। इसी प्रकार मोटरसाइकिल चलती है तो उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा पेट्रोल के रूप में जाती है, पेट्रोल के रूप में पड़ती है। उसके बाद उसमें मशीन लगी होती है, जिस मशीन के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है और मोटरसाइकिल चलती है। ठीक है, तो यही वजह है। तो ऊर्जा क्या हो गया? कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, अगर उसके अंदर कोई भी कार्य करने की क्षमता है या कोई कार्य कर सकती है तो इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा है। ठीक है, अब ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब देखिए, यहां पर कह रहा है कार्य की अवधारणा। कार्य की अवधारणा का क्या मतलब है? देखिए, कार्य की अवधारणा से अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि हम भोजन करते हैं, तो भोजन करके हमें क्या मिलता है? इंसानों को ऊर्जा। अब ये ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा की वजह से हम बहुत सारे कार्य करते हैं। देखिए, ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा की वजह से आपने यहाँ पे जाना कि ऊर्जा की वजह से हम कार्य कर पाते हैं। लेकिन अब कार्य की अवधारणा की अगर बात करें तो जैसे देखिए, दीवार है, आपके घर में दीवार है। अब आप उस दीवार पे ताकत लगा रहे हैं कि उस दीवार को आप गिरा लें। आप अकेले हैं, ठीक है, आपने बहुत ताकत लगाई, लेकिन दीवार नहीं गिरी, दीवार हिली भी नहीं। आपके घर की जो पक्की दीवार है वो हिली भी नहीं, लेकिन आपने इतना ताकत लगाया कि आप थक गए। ठीक है, आपने दीवार पे बहुत ताकत लगाया अपने हाथ से, लेकिन आप थक गए, लेकिन दीवार क्या है, इधर उधर नहीं गई। आप तो कहेंगे कि आपने बहुत बल लगाया, लेकिन बल तो आपने लगाया, लेकिन क्या हुआ? विज्ञान क्या कहेगा? इस दीवार पर कोई कार्य नहीं हुआ या आपने कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, बल तो आपने लगाया लेकिन कार्य नहीं हुआ। कार्य की यही अवधारणा है विज्ञान की भाषा में। जब तक बल लगाने पर, यानी अगर किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं तो बल लगाने पर अगर वस्तु अपनी जगह से खिसक जाती है, ठीक है, स्थिति या आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो कहा जाएगा कि आपने कार्य किया। ठीक है, तभी कहा जाएगा कि आपने कार्य किया। लेकिन अगर आपने कार्य किया अगर आपने बल लगाया और वस्तु अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, मतलब रत्ती भर भी नहीं हिली, तो क्या कहेंगे? आपने कोई कार्य नहीं किया।
यही है बल की अवधारणा। ठीक है, यानी क्या कहा जाएगा, अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, किसी भी बाहरी किसी भी वस्तु पे, कोई भी वस्तु हो उस पर बल लगा रहे हैं और उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो कहा जाएगा, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहा जाएगा कि उस पर बल लगाया गया और कार्य हुआ। लेकिन बल लगाने पर अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता तो कहा जाएगा कि आपने बल लगाया लेकिन कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पे कार्य नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि दो शर्तें होनी चाहिए। दो शर्तें क्या क्या हैं, दो शर्तों की पूर्ति होगी तभी कहा जाएगा कि कार्य हुआ। पहला क्या है, वस्तु पर बल लगाना, वस्तु पर बल लगना चाहिए तभी तो कार्य होगा, बल ही नहीं लगेगा तो कार्य कहां से होगा। ठीक है, आपको कोई धक्का ही ना दे तो आप गिरेंगे, नहीं गिरेंगे। अब आपके अंदर चक्कर आ जाए, आप गिर जाए, अलग बात है, लेकिन आप खड़े हैं, नॉर्मल स्वस्थ इंसान है और कोई आपको धक्का देगा तभी तो गिर सकते हैं। कोई धक्का ही नहीं देगा, क्यों गिरेंगे आप। दूसरा, वस्तु का बल के अनुदिश में विस्थापन। अब जो इंसान आपको जिस दिशा में धक्का देगा आप उसी दिशा में तो जाओगे, गिरोगे। ऐसा तो है नहीं किसी ने आपके दाहिने गाल पे थप्पड़ मारा तो आपका बाएं गाल पे चोट लगेगा, ऐसा तो है नहीं। तो कह रहा है कि आप यहाँ अगर खड़े हैं, जैसे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और इधर से एक इंसान है, ठीक है, इसने अपने हाथों से तुमको धक्का दिया, तो जब ये इस तरफ को धक्का देगा तो आप कहाँ जाएंगे, आप इस तरफ जाएंगे। तो देखिए बल किधर था, बल की दिशा ये बल है, ठीक है, बल की दिशा इस तरफ थी और आपकी दिशा कहाँ गई, इसी तरफ। तो एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में आप लोग गए। तो यही कहा जा रहा है कि अनुदिश में विस्थापन हो। ठीक है, बल के अनुदिश में विस्थापन होता है। तो ये दो नियम है, दो शर्तें पूरी हो रही हैं अगर, तो कहा जाएगा कि कार्य हो रहा है। ठीक है, बल लग रहा है, बल लगने की वजह से बल की दिशा में ही वस्तु का विस्थापन हो तो कहा जाएगा कार्य हो रहा है। ये विज्ञान की भाषा है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखिए, यहाँ पे एक ईंट है, एक ईंट को खिसकाया गया तो 1 मीटर खिसकाया गया, तो उसमें क्या हुआ, कार्य भी हुआ और बल भी लगा। उसी ईंट को हम अगर 2 मीटर तक खिसकाते हैं तो बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा, कार्य भी ज्यादा हो गया। वहीं 2 ईंट को ऊपर नीचे रख कर हम खिसकाते हैं 1 मीटर तो क्या होगा, क्योंकि यहां पे बल बढ़ गया है, भार बढ़ गया मतलब बल बढ़ गया। ठीक है, तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो 1 मीटर खिसकाने में हमें कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से हमको पता क्या चलता है, देखिए कार्य, अगर हमको कार्य निकालना है तो कार्य का फॉर्मूला क्या मिला, बल गुणे बल की अनुदिश विस्थापन, यानी बल की दिशा में विस्थापन। तो W इक्वल टू एफ एस। ठीक, क्या कहते हैं, W इक्वल टू एफ एस, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए, यदि बल न्यूटन में है तथा विस्थापन मीटर में है तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ये याद रखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक जूल होगा। अगर बल डाइन में है तथा दूरी सेंटीमीटर में है तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या होगा, अर्ग। तो एसआई में जूल होता है और सीजीएस पद्धति में, ठीक है, अर्ग होता है। और यहाँ पे दोनों में संबंध की बात करें अगर हम, 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, ये होता है संबंध जूल और अर्ग में। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। अब आते हैं ऊर्जा की अवधारणा पर। कार्य की अवधारणा तो आप जान गए, ऊर्जा की अवधारणा भी आप ऊपर ही जान गए, सेम वही चीज है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में देखिए, आप 2 दोस्त हैं, ठीक है, आप हैं, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है। आपके अंदर अगर ऊर्जा होगी तभी तो आप अपने दोस्त को धक्का मारोगे, तभी तो वो गिरेगा। ठीक है, ऊर्जा ही नहीं होगी तो मारोगे कहाँ से। आप खुद ही ऊर्जा वाले नहीं हो, खुद ही मरे पड़े हो, तो कहाँ से उसको धक्का मारोगे कि वो आपका दोस्त गिर जाए, नहीं कर पाओगे ना। तो आपके अंदर ऊर्जा होगी तभी आप कार्य कर पाओगे। कार्य करना मतलब यहाँ पे कार्य करने की बात है, तो दोस्त को हमने धक्का मारा तो कार्य हो गया, दोस्त हमारा खिसक गया, गिर गया, तो कार्य हो गया। आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो आप अपने दोस्त से पंगा नहीं लोगे, भागोगे भाई, लड़ाई ही नहीं करोगे, मार ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऊर्जा चाहिए, खाना पीना अच्छे से खाना चाहिए कि ऊर्जा भरी रहे शरीर में,
तो इसी प्रकार कोई भी वस्तु हो, जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैल के अंदर ऊर्जा होती है, वो चारा खाता है, उसके अंदर ऊर्जा आती है, तभी वो बैलगाड़ी को खींचता है। ठीक है, बैलगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि बैल कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए कोई भी कार्य, इतना तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी कार्य हो रहा है अगर, तो वो बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। ठीक है, बिना ऊर्जा के कार्य नहीं हो सकता। ऊर्जा को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस बिंदु को बहुत ही ध्यान पूर्वक याद कर लीजिए। ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसका विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो सकता है, लेकिन ऊर्जा को, नए ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, नई ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता। जो ऊर्जा पहले से है वही ऊर्जा ही आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल को हम गाड़ी में डालते हैं, पेट्रोल के अंदर ऊर्जा है किसी भी प्रकार की, उसके अंदर ऊर्जा है, वो क्या करता है, वो मोटरसाइकिल की गाड़ी में जाता है, इंजन में जाता है, इंजन में जलता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के कारण मोटरसाइकिल चलती है। ठीक है, ये होता है ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। अब जैसे आपने अपने दोस्त को धक्का मारा या थप्पड़ मारा, तो आपके हाथ से कुछ ऊर्जा निकल के आपके दोस्त के शरीर में गई। अब वो दर्द हो, भले उसको दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन उसके शरीर में गई ऊर्जा। ठीक है, तो इस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अब देखिए कार्य तथा ऊर्जा में संबंध क्या है। कार्य और ऊर्जा में संबंध अगर हम निकालें तो यहां पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको एक लकड़ी से बांध दिया गया है, एक सिरे को उसको बांध दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बॉल यहाँ पर रख दिया गया है और स्प्रिंग को दबाकर छोड़ा जाएगा। तो स्प्रिंग को जब दबाकर छोड़ा गया तो आप देखेंगे बॉल से लड़ेगा और बॉल क्या होगा, आगे खिसक जाएगा। ये गेंद जो है ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी। ये कांच की बॉल है, ठीक है। फिर एक बार और करेंगे तो आप देखेंगे स्प्रिंग को हमने ज़्यादा दबाया और ज़्यादा दबा के छोड़ा तो गेंद और दूर तक चली गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ की पहली स्थिति में थोड़ा सा दबाए तो बॉल थोड़ा सा दूर गई, दूसरी स्थिति में हमने ज़्यादा दबाया तो क्या हुआ, जो कांच की गोली है वो पहली की तुलना में ज़्यादा दूर तक विस्थापित हो गई। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि दूसरी स्थिति में पहली स्थिति की अपेक्षा, आप देखिए यहाँ पे ये पहली स्थिति थी, ये पहली स्थिति थी, तो इस स्थिति में बॉल यहाँ तक गई, लेकिन दूसरी स्थिति में अगर हम बात करें तो बॉल यहाँ गई, यानी दूसरी स्थिति में कार्य ज़्यादा हुआ। ये हुआ ना, दूसरी स्थिति में कार्य ज़्यादा हुआ। अब हमने स्प्रिंग को दबाया था, तो स्प्रिंग को दबाने के कारण क्या हुआ, देखिए ऊर्जा किस तरह से रूपांतरित हो रही है। हमने स्प्रिंग को दबाया, अपने हाथ से दबाया, तो हमारे हाथ से ऊर्जा कहाँ गई, इस स्प्रिंग में गई, ठीक, स्प्रिंग में गई। जैसे ही हमने हाथ हटाया तो स्प्रिंग के अंदर जो ऊर्जा गई थी उसने धक्का मार दिया बॉल को, तो बॉल के अंदर ऊर्जा चली गई और बॉल के अंदर जब ऊर्जा गई तो बॉल खिसकने लगा, ये कांच की गेंद खिसकने लगी और खिसक कर इस स्थिति पर आ गई। दूसरी स्थिति में हमने स्प्रिंग को और तेज दबाया, यानी अपने हाथ से और ऊर्जा इसके अंदर भर दी स्प्रिंग के अंदर। जैसे ही हमने स्प्रिंग को छोड़ा, इसने बॉल को धक्का मारा और बॉल के अंदर ऊर्जा चली गई, स्प्रिंग से कहाँ ट्रांसफर हो गई, बॉल के अंदर ट्रांसफर हो गई। और गेंद क्या किया, जैसे ही गेंद के अंदर ऊर्जा आई ये खिसकना शुरू कर दिया और खिसक कर यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण भी हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ऊर्जा और कार्य जो है इनमें ऐसा संबंध है कि ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जैसे हमने स्प्रिंग को दबाया तो हमारे हाथ से ऊर्जा स्प्रिंग के अंदर गई और स्प्रिंग के अंदर संचित हो गई, और ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु के अंदर अगर ऊर्जा भरी हुई है तो वो कार्य करेगी, किसी भी प्रकार का कार्य करेगी, बट कार्य करेगी, ठीक है। तो स्प्रिंग के अंदर हमने ऊर्जा भर दी तो स्प्रिंग कार्य करने युक्त हो गई और उस स्प्रिंग का हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं गेंद को खिसकाने में। तो इस तरह से ऊर्जा और कार्य के बीच में संबंध आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है।
अब आगे देखते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के कई तरह के रूप हैं। देखिए, तो पहला देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या है। आपने देखा होगा कि चाबी वाला खिलौना जो होता है, जिसमें हम चाबी भरते हैं, ठीक है, और चाबी भरने के बाद खिलौना क्या होता है, चलने लगता है। खिंची हुई रबड़, गुलेल आपने देखी होगी, धनुष तीर देखा होगा, ये सारी चीज़ें आपने देखी है। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो यांत्रिकी ऊर्जा पर कार्य करती हैं। देखिए, खिलौने की चाबी द्वारा स्प्रिंग को ऐंठने पर स्प्रिंग में संचित ऊर्जा संचित हो जाती है। स्प्रिंग की ऐंठन धीरे धीरे खुलने पर खिलौना चलने लगता है। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा हम कहते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग है, इसमें संचित ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऐसे ही गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु, यानी जो हवा बहती है ना, वो खिंची हुई रबड़, खिंचा हुआ तीर कमान, बहते हुए पानी में भी क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इन सभी में क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा आपको मिल गई। इसके बाद आते हैं अगला स्वरूप, रासायनिक ऊर्जा। भोजन, यहाँ पे आप देख रहे भोजन जो हम करते हैं, घड़ी में लगने वाला सेल या टॉर्च में लगने वाला जो सेल होता है, ये सब क्या है, ये इन सब में रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है कि भोजन हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर में खाना जाता है, और हमारे शरीर में जाने के बाद बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिससे हमें ये रासायनिक विखंडन होता है, और उसके कारण से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे भाप इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में प्रयुक्त जो ईंधन होता है, ये क्रमशः, अब इसमें देखिए कोयला इंजन भी होता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं। इनके अंदर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये इन सभी के अंदर जो ऊर्जा है वो किस रूप में है, रासायनिक रूप में है। ठीक है, जो हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा उस पेट्रोल में है, तभी वो गाड़ी के इंजन में जाके जलता है, तभी जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होने के बाद हमारी गाड़ी चलने लगती है। ठीक है, इसी प्रकार माचिस की तीली जलने में रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। माचिस की तीली, माचिस को हम जलाते हैं तीली को, तो क्या होती है, वो उसके अंदर ऐसी ऊर्जा होती है कि जलने पे प्रकाश पैदा करती है, तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह की ऊर्जाओं को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब आता है ध्वनि ऊर्जा। देखिए ध्वनि ऊर्जा क्या है, देखिए हम हर जो चीज़ें सुनते हैं, गाना सुनते हैं, ठीक है, तो म्यूजिक, गाना, टिन फिन, जो भी घंटी वंटी, साउंड वाउंड, हॉर्न, गाड़ी का, ये जो कुछ भी सुनते हैं, सब कुछ क्या है, सब कुछ है हमारा ऊर्जा। आवाज़ भी ऊर्जा है। ठीक है, आवाज़ भी ऊर्जा है, क्योंकि अगर देखिए आवाज़ से क्या होता है, देखते हैं ना, आपने देखा होगा शादियों में डीजे बजता है, बहुत बड़े बड़े डीजे लगते हैं, तो डीजे जब ढम ढम करता है तो आप देखते हैं कि आपके कपड़े तक हिलने लगते हैं। तो कपड़ा हिल रहा है, इसका मतलब कार्य हो रहा है। तो कार्य हो रहा है तो इसका मतलब उस आवाज़ में क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, उस आवाज़ में क्या है, ऊर्जा है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि भी ऊर्जा ही है। ठीक है, तो ये भी आप जानेंगे, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसको हम कहते हैं क्या, ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश, देखिए प्रकाश ऊर्जा कैसे है, कैसे हम साबित करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, सूरज से हमें क्या मिलता है, हमारे सौरमंडल में जो सन है, सूरज है, उससे हमें मिलता है प्रकाश, और उस प्रकाश का इस्तेमाल हम बहुत से कार्यों में करते हैं। जैसे कपड़ा सुखाने में, सबसे इंपॉर्टेंट काम कपड़ा सूखना हो गया। दिन होता है तो लोग कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, आज के समय की सबसे अहम बात करें अगर हम ऊर्जा के रूप में, तो सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल हम लोग सोलर एनर्जी के तौर पे करते हैं, सौर ऊर्जा के रूप में करते हैं। सूरज की ऊष्मा से हम खाना बना लेते हैं, सूरज की ऊष्मा से हम बिजली बना लेते हैं। तो इसलिए क्या है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ऊर्जा के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए रात में प्रकाश के लिए हम चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, विद्युत, ट्यूबलाइट आदि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सूर्य
चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती, टार्च, विद्युत बल्ब आदि दैनिक जीवन में प्रयुक्त प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हो गए। ठीक है, दिन में तो सूर्य रहता है, रात में क्या होता है, रात में सूर्य नहीं रहता तो हम टॉर्च वार्च जलाते हैं ना, लाइट जलाते हैं, ट्यूबलाइट, तो ये क्या है, प्रकाश, और जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रकाश ऊर्जा का। कोई पूछता है आप प्रकाश को ऊर्जा क्यों कहते हैं, सीधी सी बात है सर, सूर्य के प्रकाश से हम खाना बना लेते हैं। आप बस इतना ही कह देना, इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हम विद्युत बना लेते हैं सोलर पैनल का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसलिए हम प्रकाश को ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा, देखिए भाप का इंजन आपने सुना होगा कि जेम्स वाट जी ने भाप का इंजन बनाया था। ठीक है, पानी के भाप से उनको आइडिया आया था और उन्होंने इंजन बनाया था। तो वही है उष्मा ऊर्जा, बस जान लीजिए। आप देखते हैं ना, बर्तन रखा होता है गैस पे, पानी रखा होता है और ढक्कन उसके ऊपर ढक्कन से बंद कर देते हैं। तो जब पानी खौलता है तो ढक्कन क्या होता है, हिलने लगता है और भाप निकलने लगती है। तो अंदर की ऊष्मा बाहर निकलना चाहती है, जिसके कारण क्या होता है, ढक्कन उठने गिरने लगता है, ढक्कन आवाज करता है, खड़खड़ाता है, ऊपर नीचे होने लगता है, या ढक्कन खिसक जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे ये पता चल गया कि ऊष्मा के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो वस्तु को हिला सकती है, खिसका सकती है। तो अगर वस्तु खिसक रही है तो क्या हुआ, कार्य हो रहा है। तो कार्य हो रहा है, इसका मतलब ऊष्मा के अंदर ऊर्जा है जिसके कारण वो कार्य कर पा रही है। ठीक है, तो इससे ये साबित हो गया। यहीं पे आपने सुना होगा ही कि जेम्स वाट एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था और जिसके द्वारा रेलगाड़ी चलाई गई थी। छोटी मोटी चीज़ नहीं, रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, तो इससे साबित हो गया कि ऊष्मीय ऊर्जा होती है, उष्मा भी ऊर्जा होती है। अब विद्युत ऊर्जा की बात करें। अब देखिए विद्युत ऊर्जा तो आप सब इस्तेमाल करते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। विद्युत ऊर्जा से मोबाइल चार्ज करते हैं, विद्युत ऊर्जा से पंखे चलते हैं, विद्युत से एसी चलता है, फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, टीवी चलता है, तो हर चीज़ चलती है। ठीक है, अब तो बिजली वाली गाड़ियाँ भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रहे हैं। तो क्या है, विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पर आप देखते हैं कारखानों में मशीनें, रेलगाड़ी का इंजन, आटा चक्की, तेल चक्की, ये सब क्या है, ये विद्युत पे भी चलती हैं आज के समय। ठीक है, तो इसलिए विद्युत भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऐसे ही चुंबकीय ऊर्जा, देखिए चुंबक की सहायता से हम किसी लोहे के टुकड़े को या लोहे के टुकड़े में गति उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे, आप चुंबक किसी लोहे के पास ले जाएंगे तो लोहा क्या करेगा, चुंबक में आके खिसक के चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो कोई वस्तु खिसक रही है, अपनी स्थिति बदल रही है, तो किसके कारण, चुंबक के कारण बदल रही है। तो इसका मतलब कि चुंबक में भी ऊर्जा होती है, इसको हम चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। चुंबक के द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद आते हैं ऊर्जा के स्रोत, जो कि नवीकरणीय व अनवीकरणीय स्रोत। तो देखिए नवीकरणीय क्या होते हैं, अनवीकरणीय। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, वायु जल जंतु अपशिष्ट, जिसको हम बायोमास कहते हैं, जंतु अपशिष्ट को हम बायोमास कहते हैं, तथा सौर ऊर्जा, ये ऐसे ऊर्जा हैं जो पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, पुनः प्राप्त होने वाले, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत, इन्हीं स्रोतों को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही हम पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं, जल से, वायु से, बायोमास या जंतु अपशिष्ट जिसको कहते हैं, सौर ऊर्जा, इन सभी से अगर हम की बात करें तो इन सभी से हमें बार बार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। वहीं अगर हम बात करें पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि, ये ऐसे स्रोत हैं जो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, एक बार खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं होंगे। जैसे सूरज क्या है, सूरज रोज निकलता है, रोज सुबह होती है, रोज रात होती है, रोज सुबह होती है। तो सूरज रोज निकलता है और रोज सूरज क्या करता है, सोलर पैनल से हम लोग उससे बिजली बना लेते हैं, ऐसा है ना। तो क्या यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि सूर्य के प्रकाश से हम रोज कार्य कर सकते हैं, लेकिन
पेट्रोल हम आज 1 लीटर डलाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। अब आप कहेंगे सर हम कल भी तो डला सकते हैं, लेकिन बेटा वो क्या है ना, वो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपके घरों में पानी की टंकी होती है ना, पानी की टंकी को हम भर लेते हैं मोटर चला के, ज़मीन से पानी निकाल के मोटर चलाते हैं तो ज़मीन से पानी निकलता है और वो कहाँ जाता है, हमारी टंकी में भर जाता है। लेकिन टंकी का पानी ख़त्म हो जाता है ना, ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे आपकी घर की टंकी का पानी ख़त्म हो रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो ज़मीन के अंदर पानी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आप टंकी कैसे भरोगे, भर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई में पेट्रोल की बहुत बड़ी टंकी है। जिस पेट्रोल को हम मतलब जिस कच्चे तेल को हम निकालते हैं और निकालने के बाद पेट्रोल डीजल में बदल कर इस्तेमाल करते हैं, जब वो ज़मीन के अंदर जो कच्चा तेल है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो आप पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे ना। ऐसे ही कोयला है, कोयला भी ज़मीन से निकलता है। जिस दिन ज़मीन में कोयला निकलना ख़त्म हो गया उस दिन कोयला भी नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे स्रोत हैं जो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। जिस दिन ये स्रोत ख़त्म हो गए, जैसे कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब जिस दिन ख़त्म हो गए, इन्हीं को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन है। जिस दिन ये जीवाश्म ईंधन ख़त्म हो गए, इनको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और इसीलिए इनको अनिविकिरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं या समाप्य ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, आज हमारी सरकार क्या कर रही है, आज के समय में लोग सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। हर वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका खोज लिया जाए या कोई ऐसा तरीका बना दिया जाए जिससे क्या हो कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो हमें उसका उपयोग हम अच्छे से ऊर्जा के रूप में कर पाएँ। ठीक है, और आज के समय में इसीलिए हमें पेट्रोल, डीजल, बिजली कोशिश यही करनी चाहिए कि इनका इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, जितना कम हो सके, जितना हम बचा सकें उतना बचा सकें, क्योंकि अगर ये एकाएक ख़त्म हो गए तो दिक्कत होगी क्या, दिक्कत इतनी ऊर्जा का संकट इतना बढ़ जाएगा कि आप मोटरसाइकिल, वाइकिल, ये गाड़ी फाड़ी सब ऐसे पड़ी रहेगी, कोई चलाने लायक ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान आप रखिए, जितना बचा सकते हैं बढ़िया से बचाइए ऊर्जा, जहाँ ज़रूरत हो बस उतना ही खर्च करिए। जैसे घरों में आप हैं, घर में बैठे हैं, तो जब तक आप कमरे में बैठे हैं तब तक पंखा चलाइए। ठीक है, और जैसे ही आप बाहर जा रहे हैं तो पंखे को बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में गए तो इसमें भी पंखा चला लिए, जिसमें भी बैठे थे उसमें भी चल रहा है, तो इससे क्या हो गया, इससे बिजली बेकार में खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे एक बिंदु लिखा है ईंधन। अब देखिए, खाना पकाने में ठंड से बचाव के लिए ऊष्मा, आग का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा ईंधन को जलाने से मिलती है। ऊष्मा कहाँ से मिलती है, जब कोई ईंधन जलेगा तभी तो मिलेगी। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला, मिट्टी का तेल, ये सब जलने पर ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कोयले को जलाकर पानी को उबालने पर भाप उत्पन्न होता है। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, ऊष्मा यानी आग उत्पन्न करने वाले जो भी स्रोत हैं, स्रोत जिनसे आग, जिनके कारण आग उत्पन्न होती हो, उन्हें कहते हैं ऊष्मीय स्रोत। ठीक है, अब देखिए, ऐसे ही वाहन चलाने में हम डीजल का, पेट्रोल का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। भोजन पकाने के लिए हम सिलेंडर का उपयोग करते हैं। जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है उसमें क्या भरा होता है, एलपीजी भरा होता है, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है, द्रवित, ठीक है, होता गैस ही है लेकिन इसको इतना कंप्रेस कर दिया जाता है कि ये द्रव के रूप में हो जाता है। गैस को हम कंप्रेस करके द्रव में बदल सकते हैं। ठीक है, अतः अगर हम कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनके जलने से ऊर्जा प्राप्त होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ईंधन कहते हैं। ठीक है, जिससे ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का प्राप्त हो, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त हो, उसे हम ईंधन कहेंगे। भोजन, देखिए, शारीरिक व मानसिक विकास तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा के संचय हेतु भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन शरीर के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा शरीर का तापमान बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार भोजन भी ऊर्जा का एक स्रोत है। सीधी सी बात है, हम भोजन क्यों करते हैं,
हम भोजन इसीलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहे। हम भोजन नहीं करेंगे तो हम ऊर्जा की कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंग ही ढंग से कार्य नहीं करेंगे और हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। आता है हमारा बायोगैस। बायोगैस का प्लांट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे एक चैम्बर बना होता है, इसका कलर थोड़ा सा रेड करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एक चैम्बर बना होता है। ठीक है, ये चैम्बर पाइप से जुड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, एक बड़े चैम्बर में, ये बड़ा चैम्बर है, बड़ा गड्ढा। ठीक है, इस बड़े गड्ढे में, और इसी बड़े गड्ढे से एक पाइप जुड़ा होता है सीधा दूसरे छोटे गड्ढे में, दूसरे चैम्बर में। ठीक, होता क्या है, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी जगह ऐसे खाली रहती है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ से गोबर प्रवेश करता है, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ये सब जो होते हैं ना मलमूत्र, ये अपशिष्ट क्या है, ये कूड़ा करकट, औद्योगिक कारखाना कचरा, फसलों से अवशेष, जल, मल मूत्र, गोबर, लकड़ी के बायोमास, जैव मात्रा, देखिए बायोमास ये जैव मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको सीधे जलाने पर क्या होता है, उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो बाहर अगर कहीं गोबर बाहर पड़ा हुआ है तो उसमें तो ऑक्सीजन मिल रहा है उसको, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है। तो करते क्या है, इसको हम इसमें गड्ढे में डालकर पानी की सहायता से इसको हम भेज देते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये गड्ढे में यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, यहाँ पे सड़ता है, गलता है, बिना ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ सड़ता गड़ता है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, मीथेन गैस बनती है, ये गैस ऊपर आ जाती है और ऊपर इस चैम्बर में इकट्ठा होती रहती है। यहाँ पर एक पाइप लगा देते हैं और पाइप लगा के हम इसमें गैस चूल्हा लगा देते हैं और गैस जलाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही, इस पूरे सिस्टम को ही हम बायोगैस प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो मीथेन के साथ साथ इसमें कुछ अन्य गैसों का मिश्रण भी होता है जिसके कारण ये जलती है। इस गैस का उपयोग खाना पकाने तथा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। तो अक्सर अभी भी गांव में इस तरह के प्लांट आपको दिख जाएंगे। जो लोग ज़्यादातर गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो वो अक्सर ऐसे प्लांट को अपने घरों में बना लेते हैं ताकि गाय के गोबर से ही वो ये बायोगैस का प्लांट लगा के उससे ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। ठीक है, ईंधन, गैस उत्पन्न होगा तो गैस से वो खाना बना लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा, आग भी जला लेते हैं, तो ये कार्य हो जाते हैं। अब बात करें हम सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया। सौर ऊर्जा से हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, बैटरीज को चार्ज कर लेते हैं या अपने घरों में विद्युत की सप्लाई दे सकते हैं। जब तक सूरज की रोशनी इन पे पड़ती रहती है तब तक बिजली बनती रहती है। आपने अक्सर देखा होगा अपने घर के आसपास या कहीं खेतों में, ठीक है, या सड़कों पर सोलर पैनल वाले रोड लाइट लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्य करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सौर ऊर्जा से ही प्रकृति का जल चक्र चलता है जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। सौर कुकर, सौर हीटर तथा सौर ऊर्जा का उपयोग आजकल खाना पकाने में भी करते हैं एवं पानी गर्म करने में भी किया जाता है इसका उपयोग। सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न भी किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा ना सैटेलाइट, आप देखते हैं सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है उपग्रह, आप यही सोचिए कि आखिर वो उपग्रह अंतरिक्ष में सालों साल कैसे चलता है। ठीक है, कैसे चलेगा, वो सालों साल सिर्फ इसीलिए चल पाता है क्योंकि उसमें लगे होते हैं सोलर पैनल। अब सोलर पैनल लगा होता है तभी वो क्या करता है, आराम से हम कई सालों तक अंतरिक्ष में उड़ता रहता है। ठीक है, अब वायु ऊर्जा की बात करें, देखिए वायु ऊर्जा, देखिए ऐसे कुछ तरह की पवन चक्की आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। हालांकि मूवी यूट्यूब पे अक्सर किसी ना किसी वीडियो में इस तरह के बड़े बड़े पंखे, आपने 3 पंखे वाले ऐसे होते हैं ना, 3 पंखे ऐसे लगे होते हैं, बीच में बड़ा सा मोटर लगा होता है, एक पंखा इधर एक पंखा इधर, और ऐसे पाइप पे खड़ा रहेगा और ये पंखा घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बड़े मोटर लगे होते हैं। ये मोटर क्या करते हैं, जब ये पंखा घूमता है तो इन मोटर से बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो
इसको कहते हैं पवन चक्की। तो पवन चक्की से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। पवन चक्की का उपयोग पवन ऊर्जा से विद्युत बनाने में किया जाता है। जब पंखा घूमेगा तो विद्युत बनेगी, जब तेज हवाएं चलती हैं तो विद्युत तेज बनती है, क्योंकि जो टरबाइन होती है वो टरबाइन तेज घूमेगी तो विद्युत जल्दी ज़्यादा बनेगी, टरबाइन धीमे घूमेगी तो विद्युत धीरे बनेगी या कम बनेगी। ठीक है, चलो, तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि गतिमान वायु में भी ऊर्जा है। हवा चलती है तो पंखा घूमता है, पंखा घूमता है तो टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमती है तो बिजली बनती है। ठीक है, तब विद्युत उत्पन्न होती है। तो इससे हमें ज्ञात हो गया कि गतिमान वायु में भी ऊर्जा होती है। अब जल ऊर्जा। जल ऊर्जा क्या है? देखिए, गतिमान जल में भी ऊर्जा होती है। गतिमान जल में ऊर्जा कैसे होती है? देखिए, आप तालाब में बैठे रहिए तो तालाब में पानी बहता नहीं है, पानी में बहाव नहीं होता। आप उसमें अगर कोई चीज़ डाल देंगे, आपने कागज़ की नाव बना के डाल दी, तो वो क्या होगा? वो जहाँ डालेंगे वो वहीं रह जाएगी। ठीक है, अगर तालाब है तो। लेकिन नदी में आप डालते हैं जहाँ पे बहाव है पानी का, तो आप यहाँ पे अगर कोई वस्तु डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, नाव डालते हैं, तो आगे अपने आप खिसकती चली जाती है, काफ़ी दूर तक चली जाएगी, कुछ समय बाद आपको दिखाई नहीं देगी। तो इससे क्या पता चला? उस पानी के जल में, गतिमान जल में क्या हुआ? कार्य करने की क्षमता है, क्योंकि उसने वस्तु को खिसका दिया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। तो इससे क्या साबित हुआ? पानी में कार्य करने, बहते हुए जल में कार्य करने की क्षमता होती है या ऊर्जा होती है। ऊर्जा है तो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है तो इसका मतलब कार्य हो रहा है। ठीक है, तो गतिमान जल में भी ऊर्जा होती है। अब जो बिजली, देखिए, जो ज़्यादातर बिजली बनती है, जो बांध, आपने सुना होगा बांध बना है, नदी के ऊपर बांध बना है। वो बांध क्यों बनाते हैं? वो बांध इसीलिए बनाते हैं कि पानी के बहाव को रोक कर उसके नीचे एक मशीन लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं, और टरबाइन को बड़े बड़े पंखों से जोड़ देते हैं, और पानी के बहाव के कारण जब वो टरबाइन घूमती है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है? पत्ती लगे होते हैं, पत्ती, ऐसे पत्तियाँ लगी होती हैं। इन पत्तियों पे जब पानी पड़ता है तो ये ऐसे घूमने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे। तो ऐसे ही टरबाइन जब घूमती है, और इसी टरबाइन से एक बड़ा सा मोटर जुड़ा होता है जो बिजली पैदा करता है। ठीक है, तो ये घूमेगा तो ये मोटर घूमेगा, मोटर घूमेगा तो बिजली पैदा होगी। तो इससे क्या हुआ? गतिमान जल में भी ऊर्जा होती है। अब देखिए, इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यदि विस्थापन शून्य हो तो कोई कार्य नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई विस्थापन शून्य का मतलब कि वस्तु अपनी जगह जहाँ थी वहीं पे है, वहाँ से खिसकी ही नहीं। ठीक है, विस्थापन का मतलब कि वस्तु अपनी जगह से खिसकी तो है, कहीं ना कहीं तो खिसकी है। तो विस्थापन शून्य है तो इसका मतलब वस्तु जहाँ थी वहीं है, तो जहाँ है वहीं है, तो इसका मतलब कोई कार्य नहीं हुआ। ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। जिस वस्तु के अंदर भी ऊर्जा है वो कार्य करने में सक्षम है। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। भोजन, पेट्रोल, डीजल, बायोमास, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वायु, जल और सौर ऊर्जा आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यानी ऐसी ऊर्जा स्रोत जो दोबारा प्राप्त ना हो सके उनको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे पत्थर का कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। अब नवीकरणीय की यहाँ पे आपने देखा, ये सारे क्या हैं? नवीकरणीय। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय के उदाहरण क्या क्या हैं। यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से एक बार प्रयास जरूर करिएगा इन सभी अभ्यास प्रश्नों को आप हल करने का कोशिश करिएगा। जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सारे अभ्यास प्रश्न आप आराम से हल कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ साथ जितने भी क्लासेस मैंने पढ़ाए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको ये सारे मैटर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी आपको उस चैनल पे मिल जाएंगे।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।